पहला सवाल। डियर मॉम, मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूं। आईएएस प्रिपरेशन का कोई खास तरीका हो तो मुझे बताइए। मेरा बड़ा भाई आईएएस ऑफिसर बनने के लिए दिल्ली गया था। वहां उसने अपनी जिंदगी के 9 साल बर्बाद किए और अब वो वापस लौट आया है, मगर मैं उसकी तरह हारना नहीं चाहता। न जाने मुझे ये क्यों लगता है कि आपके पास दुनिया के हर सवाल का जवाब है। आपकी आवाज का दीवाना, आजाद पंछी। देखो आजाद, आईएएस, आईपीएस या किसी भी किस्म के कंपटीशन की तैयारी करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है बंद कमरा। अपनी किताबें लो और खुद को एक कमरे में बंद कर लो। बस नो टीवी, नो इंटरनेट, नो मोबाइल। बस तुम्हारी किताबें और बंद कमरा। इसे मैंने नाम दिया है सन्यासी पद्धति। बाहरी दुनिया से कांटेक्ट के नाम पर तुम्हारे पास सिर्फ 2 या 4 दोस्त होने चाहिए, और वो दोस्त कैसे चुनने हैं, वो कौन होने चाहिए, ये मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। पहले इस चीज को अच्छी तरह समझ लो। कमरे के अंदर भी तुम्हारी दीवारों पर कोई रंगीन तस्वीर नहीं होनी चाहिए, कोई मूर्ति, कॉमिक्स, मैगजीन या कोई पजल गेम नहीं होनी चाहिए। यहां तक कि तुम्हारे कमरे में तुम्हारी किताबों के अलावा किसी भगवान की तस्वीर भी नहीं होनी चाहिए। ऐसा इसीलिए क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो जो भी देखता है और सुनता है उस पर ऑटोमेटिकली सोचना शुरू कर देता है। अगर तुम सड़क से गुजर रहे हो और सामने दीवार पर कुछ लिखा हुआ है, तुम्हारी नजर उस पर पड़ती है। अब तुम चाहो या ना चाहो तुम्हारा दिमाग उसे अपने आप पढ़ लेगा। तुम्हारा दिमाग उस चीज को पढ़ने से पहले तुम्हारी इजाजत नहीं मांगेगा। दीवार पर लिखी हुई चीज को तुम्हारे दिमाग ने पढ़ लिया और अब उसके बारे में तुम्हारा दिमाग सोचना शुरू कर देगा, कहानियां बनाना शुरू कर देगा और उसे अपनी जिंदगी के साथ जोड़ना शुरू कर देगा। मान लो तुम रेलवे स्टेशन पर खड़े ट्रेन का इंतजार कर रहे हो, तभी तुम्हारी नजर वहां लगे एक फिल्मी पोस्टर पर पड़ती है और फिल्म का नाम है अंधा कातिल। तुम्हारा दिमाग उस नाम को अपने आप पढ़ लेगा और तुम हैरान भी होवोगे और हंसोगे भी कि भाई ये क्या नाम हुआ, अंधा कातिल। यानी अंधा भी है और कातिल भी है। तुम्हारे दिमाग में एक ऐसे इंसान की तस्वीर बनेगी जिसने बड़े बड़े काले रंग के चश्मे पहन रखे हैं, एक हाथ में उसने सफेद रंग की छड़ी पकड़ रखी है और दूसरे हाथ में पिस्तौल पकड़ रखा है। वो कभी दाएं गोली चलाता है, कभी बाएं गोली चलाता है। गोली किसे लग रही है उसे कोई परवाह नहीं है। या फिर तुम सोचते हो कि क्या वो अंधा कातिल सोच समझकर कत्ल करता होगा? वो कत्ल क्यों करता होगा? बहुत संभावना है कि तुम वो फिल्म देखने जरूर जाओगे, क्योंकि फिल्मों के पोस्टर बनाने वाले और फिल्मों के नाम रखने वाले लोग अच्छी तरह जानते हैं कि इंसानी दिमाग कैसे काम करता है। वो लोग अच्छी तरह जानते हैं कि किसी के दिल में उतरने के लिए एक नजर ही काफी होती है। और तुम्हारा हिंदुस्तानी दिमाग इस नाम को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके ना देखे, ये कैसे हो सकता है? तुम सोचोगे अंधा कातिल का अंग्रेजी नाम होगा ब्लाइंड किलर। सिर्फ एक नजर पड़ी थी तुम्हारी उस पोस्टर पर और तुम्हारा दिमाग उलझता चला गया, उलझता चला गया। हो सकता है तुम उस अंधे कातिल से लड़ो, या फिर यह भी हो सकता है कि तुम खुद को ही वो अंधा कातिल समझने लग पड़ो। तुम्हारी एक नजर पड़ी पोस्टर पर और तुम्हारा दिमाग 4 घंटों के लिए उलझ गया। यह हमारे दिमाग के काम करने का तरीका है। वो जो देखता है उस पर आगे आगे कहानियां बनाने लगता है, तस्वीरें बनाने लगता है। जैसे अगर तुम किसी बूढ़े आदमी को या सड़क पर भीख मांगते छोटे छोटे बच्चों को देखते हो तो तुम देश की अर्थव्यवस्था पर सोचते हो। टूटी फूटी सड़कें देखते हो तो नेताओं को गालियां निकालते हो। तुम्हारे दिमाग की 90% ताकत इन चीजों के बारे में सोचने में व्यर्थ जा रही होती है। यहां एक और बात का ध्यान रखना कि हम जिन चीजों में दिलचस्पी लेते हैं उन चीजों के बारे में सोचने और कहानियां बनाने में हमारे दिमाग का एक बहुत बड़ा हिस्सा 3 दिनों से लेकर 3 महीनों तक उलझा रहता है। यानी अगर आपको किसी चीज में बहुत दिलचस्पी है तो मामला 4 घंटों में खत्म नहीं होगा। इसीलिए सन्यासी पद्धति यानी खुद को एक कमरे में बंद करके पढ़ाई करने का तरीका आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है, हमेशा, हर बार। बस कुछ चीजों का ध्यान रखना। पहली चीज, सुबह उठते ही पढ़ना शुरू कर दो। सिर्फ फ्रेश होने के अलावा और कोई काम मत करो। उठते ही, मैं कह रहा हूं, चद्दर से मुंह बाहर निकाला, लाइट जलाई और किताब पकड़कर बैठ गए। बस ना दाएं देखा ना बाएं, उठते ही पढ़ाई शुरू। लेकिन अगर सुबह उठकर पढ़ाई शुरू करने से पहले तुम सोचो
कि जरा मैं अपने फेसबुक का स्टेटस तो अपडेट कर लूं, तो तुम गए काम से, फिर तुम पढ़ाई ना कर पाओगे। एक एसएमएस पढ़ लूं, टीवी पर एक आधा गाना देखकर अपना दिमाग फ्रेश कर लूं, थोड़ा सा योगा कर लूं, पूजा प्रार्थना कर लूं, तो तुम गए काम से। पढ़ाई शुरू करने से पहले अगर तुम सोचो कि मैं जरा पेंसिल छील लूं, इरेजर पास में रख लूं, तो तुम गए काम से, फिर तुम पढ़ ना पाओगे। समझ लेना तुमने वो दिन बर्बाद कर दिया। तुम पेंसिल छीलने के लिए शार्पनर या ब्लेड ढूंढने लगोगे, अपने टेबल का ड्रॉ खोलोगे, अचानक तुम्हें तुम्हारी खोई हुई चाबियां मिल जाएंगी। तुम कहोगे धत तेरे की, ये रही मेरी चाबियां, कब से ढूंढ रहा था, लेकिन अब तो मैंने इसकी डुप्लीकेट चाबियां बनवा ली हैं, अब इन चाबियों का क्या करूं। तुम सोचोगे चलो ये जो चाबियां मिल गई हैं इन्हें मैं जरा संभाल कर रख देता हूं दूसरे ड्रॉ में। तुम दूसरा ड्रॉ खोलोगे, उसमें तुम्हें अपने बचपन की एक तस्वीर मिल जाएगी जिसमें तुम प्लास्टिक की बंदूक लिए खड़े हो। वो तस्वीर देखते ही तुम मुस्कुरा दोगे और सोचोगे मैं कितना प्यारा बच्चा था। और ये बंदूक मेरे पापा ने मेरे जन्मदिन पर मुझे ला कर दी थी। इसी बंदूक से मैं सड़क पर आते जाते लोगों का खून करता था। अंधा कातिल। तुम्हें बचपन के दोस्त याद आएंगे, स्कूल याद आएगा, टीचर याद आएंगी, होमवर्क याद आएगा। करीब आधे घंटे बाद तुम्हें अचानक वो पेंसिल याद आएगी जिसे छीलने के लिए तुम ब्लेड ढूंढ रहे थे। तुम फिर ब्लेड ढूंढने लगोगे, ब्लेड मिलेगा, पेंसिल छिलोगे, उंगली कट जाएगी, दवाई लगाओगे, पट्टी करोगे। इस दौरान तुम खिड़की का पर्दा हटाकर पड़ोसन को देखने की कोशिश भी करोगे कि शायद आज किस्मत से कोई अच्छा नजारा देखने को मिल जाए। और ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़के ही पड़ोसनों को देखते हैं, लड़कियां भी देखती हैं, पर वो जासूसी करने या किसी नई खबर के लालच में देखती हैं। खैर मामला शुरू हुआ था पेंसिल छिलने से और तुम उलझते चले गए। तुम सोचते हो एक आधा गाना सुनने से क्या जाता है। जाता है मेरे भाई, और ऐसा जाता है कि फिर लौट कर नहीं आता। तुम इन्हें छोटी घटनाएं मत समझो, दिमागी तौर पर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी घटनाएं हैं। देखो, पढ़ाई करते वक्त पढ़ी हुई चीजें याद रखने के लिए हम पूरी तरह अपनी आंखों और कानों पर डिपेंड होते हैं। इसीलिए हमें इनका इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। अपनी आंखों और कानों को देखने और सुनने के लिए बस वही चीजें देनी चाहिए जो एग्जाम में आएंगी, जो सिलेबस में हो। अब हम क्या देखेंगे या क्या नहीं देखेंगे, इस पर कैसे कंट्रोल करें? इसे कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, बंद कमरा। दिमाग को फालतू चीजें देखने और सुनने को दोगे तो दिमाग उन्हीं में उलझा रहेगा। तो सुबह उठो, अपने दिमाग को कहीं भी उलझने का मौका मत दो, सीधा किताब पकड़ लो। दूसरी बात का ध्यान रखना, स्पीड बहुत जरूरी है। स्पीड से ही कंसंट्रेशन बनता है। बहुत से बच्चे मेरे पास आकर कहते हैं कि कंसंट्रेट नहीं कर पाते, ध्यान बहुत भटकता है। तो इसका सिर्फ एक ही इलाज है, स्पीड। तेजी से पढ़ो, जो भी पढ़ रहे हो बहुत तेज पढ़ो। लेकिन तुम लोग क्या करते हो? तुम लोग धीरे धीरे पढ़ते हो। तुम्हें लगता है कि धीरे धीरे पढ़ने से याद हो जाता है। नहीं, उल्टा धीरे धीरे पढ़ने से ध्यान भटकता है। तुम हर 5 मिनट बाद सपने लेने लगते हो, ख्यालों में खो जाते हो, कभी कुछ याद आ जाता है, कभी कोई काम करने लग पड़ते हो। स्पीड ना हो तो मन कमजोर हो जाता है, डोलता है। जैसे साइकिल चलाते वक्त होता है, साइकिल स्पीड की वजह से ही बैलेंस बना पाती है। अगर तुम साइकिल को धीरे धीरे चलाओगे तो कभी दाएं गिरोगे, कभी बाएं गिरोगे। साइकिल चलाने की बजाय तुम सिर्फ बैलेंस बनाने में ही लगे रहोगे। तो जो भी पढ़ना है तेज पढ़ो, कभी तुम्हारा कंसंट्रेशन खराब नहीं होगा। शुरू शुरू में तुम्हें लगेगा कि तुम सिर्फ पढ़ रहे हो, तुम्हें समझ में कुछ नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा इसीलिए लग रहा है क्योंकि तुम पहली बार ऐसा कर रहे हो। धीरे धीरे 2-3 दिनों में तुम्हारा दिमाग भी स्पीड पकड़ने लगेगा। तुम महसूस करोगे कि तुम जितनी तेजी से पढ़ रहे हो उतनी ही अच्छी तरह तुम्हें याद भी हो रहा है। याद रखना, हमारे दिमाग की मेमोरी स्पीड पर काम करती है। अगर मैं तुम्हें कोई मोबाइल नंबर धीरे धीरे बोलूंगा तो तुम उसे याद नहीं कर पाओगे। अक्सर हम लोग मोबाइल नंबर्स को याद करने के लिए उन्हें तेजी से मन में दोहराते हैं और वो याद हो जाते हैं, है ना? लोगों को मेरे दिए हुए लेक्चर मुंह जुबानी याद होते हैं। मेरे 1-1 घंटे के लेक्चर लोगों को पानी की तरह रटे होते हैं। क्यों? क्योंकि मैं बहुत तेज बोलता हूं। तेजी से पढ़ोगे तो तुम्हारा वक्त भी बचेगा। जहां तुम आधे घंटे में एक चैप्टर पढ़ते थे, वहीं अब तुम 10 मिनट में एक चैप्टर पढ़ लोगे। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि 10 मिनट में तुम्हें वो चैप्टर समझ में नहीं आया तो तुम उसे दोबारा पढ़ सकते हो।
यानी आधे घंटे में तुम वही चैप्टर 3 बार पढ़ सकते हो। तुम्हें जानकर खुशी होगी कि हमारी जुबान में भी एक मेमोरी बॉक्स होता है। अगर तुम्हें कुछ भूल भी जाए तो देखना कि वो तुम्हारी जुबान को याद होगा। अगर तुम एग्जाम में लिखते लिखते भूल रहे हो तो पूरे पैराग्राफ को एक बार मुंह में दोबारा बोलना, खोए हुए शब्द तुम्हें फिर याद आ जाएंगे। लेकिन ये बॉक्स सिर्फ तेजी से बोले हुए शब्दों और मंत्रों को ही याद रख पाता है। तुमने देखा होगा बहुत से लोग विदेशी भाषाएं बड़ी तेजी से सीख लेते हैं। कई लोग डॉक्टर नहीं होते लेकिन उन्हें दवाइयों के बड़े बड़े नाम अच्छी तरह रटे होते हैं। उन्हें उन दवाइयों का मतलब पता नहीं होता, लेकिन उनकी जुबान के मेमोरी बॉक्स में वो नाम सेव हो जाते हैं। इस एक्सरसाइज का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब तुम लास्ट मोमेंट में यानी एग्जाम से एक दिन पहले या 2 घंटे पहले भी अगर कुछ पढ़ोगे तो तुम्हारे तेजी से पढ़कर याद करने की आदत उन चीजों को याद रखने में तुम्हारे दिमाग को सक्षमता प्रदान करेगी। लेकिन अगर तुम धीरे धीरे पढ़ने वाले फंडे पर ही चलते रहोगे तो लास्ट मोमेंट पर कुछ भी पढ़ नहीं पाओगे, कुछ भी याद नहीं रख पाओगे। तुम्हारा दिमाग तुम्हें कहेगा अरे इसे याद करने के लिए तो 5 दिन चाहिए। लेकिन स्पीड ट्रैक तुम्हारी याददाश्त को बहुत तेज कर देता है। वो तुम्हारे दिमाग को तेज कर देता है नई चीजें सीखने और याद रखने के लिए। यहां मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। हर इंसान का कंसंट्रेशन टाइम अलग अलग होता है। कोई 30 सेकंड तक लगातार किसी चीज पर कंसंट्रेट कर पाता है और कोई लगातार 1 मिनट तक, कोई 5 मिनट तक, कोई 10 मिनट तक। हर इंसान का कंसंट्रेशन टाइम उसके लिमिटेड टाइम के बाद भटक जाता है। अगर तुम्हारा कंसंट्रेशन टाइम 5 मिनट का है तो तुम 5 मिनट तक जो भी पढ़ोगे वो तुम्हें याद हो जाएगा। लेकिन 5 मिनट बाद तुम्हारा दिमाग अपने आप भटकने लगेगा, कुछ और सोचने लगेगा, पुरानी बातों को याद करेगा या भविष्य के सपने बुनने लगेगा। लेकिन इन 5 मिनटों में तुम जो भी पढ़ोगे वो हमेशा के लिए तुम्हारी याददाश्त का हिस्सा बन जाएगा। इसीलिए अपनी स्पीड बढ़ाओ ताकि तुम कंसंट्रेशन के उस टाइम के अंदर अंदर ही ज्यादा से ज्यादा याद कर सको। तुम्हारा दिमाग 5 मिनट बाद फिर भटक जाएगा और उसे दोबारा उसी स्थिति में लौट आने के लिए थोड़ा समय लगेगा। बस यही तरीका है हमारे दिमाग के काम करने का। तुम्हारा दिमाग 5 मिनट कंसंट्रेट करेगा और फिर 2 मिनट तक भटका रहेगा, फिर 5 मिनट कंसंट्रेट करेगा और फिर 2 मिनट तक भटका रहेगा। इसीलिए एग्जाम लिखते वक्त तुम्हें बीच बीच में भूल जाता है। तुम्हें 10 लाइनें याद रहती हैं, फिर 4 लाइनें भूल जाती हैं, फिर 10 लाइनें याद रहती हैं, फिर 4 लाइनें भूल जाती हैं। ऐसा इसीलिए कि कंसंट्रेशन टाइम पर जो भी पढ़ा होता है वो याद रहता है और दिमाग के भटकने के वक्त पर जो पढ़ा होता है वो भूल जाता है। करना क्या है, पढ़ते पढ़ते अगर तुम्हारा दिमाग भटकता है तो उसे भटक लेने दो। ये दिमाग के आराम करने का तरीका है। या यूं समझ लो कि जो भी तुमने पढ़ा होता है दिमाग उसे याददाश्त में संजो रहा होता है। गड़बड़ तब होती है जब तुम एक सांस में ही पढ़ते चले जाते हो, पढ़ते ही चले जाते हो। तुम दिमाग को भटकने नहीं देते। बड़े बड़े विद्वान इस बात को जानते हैं। वो थोड़ा सा पढ़ते हैं और दिमाग को भटक लेने देते हैं, यहां वहां की बातें सोचने देते हैं। तुम भी सोचने दो, लेकिन बंद कमरे में होने की वजह से तुम्हारा दिमाग दूसरी चीजों में उलझेगा नहीं। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि दुनिया की महान किताबें जंगलों में, गुफाओं में बैठकर क्यों लिखी गई हैं। क्यों गांधी, भगत सिंह, अरस्तू और उन अनगिनत महान लोगों ने अपनी बायोग्राफीज को जेल में बंद रहकर ही लिखा। देखो, महान लीडर बनने के लिए तुम्हारा एक्सट्रोवर्ट होना जरूरी नहीं है। यह जरूरी नहीं है कि तुम सबकी पीठ ठोकते फिरो, सबसे दोस्ती निभाते फिरो। बल्कि मैं तुम्हें बताता हूं कि इतिहास में जाओ तो आपको पता चलेगा कि हर महान लीडर ज्यादातर अकेला रहना पसंद करते हैं। ईसा मसीह, बुद्ध, कन्फ्यूशियस, मोजेस, पैगंबर मोहम्मद, गुरु नानक, ये सब लोग अचानक कहीं गायब हो जाते थे, कई बार तो 6-6 महीनों के लिए। आज हम इन लोगों के बारे में जितना भी जानते हैं वो सिर्फ इन लोगों की जिंदगी के वो 15 या 20 सालों की कहानियां हैं जो लोगों ने देखी हैं। बाकी की जिंदगी इन लोगों ने कहां बिताई है ये किसी को नहीं पता। मैं बताता हूं, इन लोगों ने अपनी जिंदगी के 30 से 40 साल अकेले रहने में बिताए हैं, बिल्कुल अकेले। लियो टॉल्स्टॉय, नेपोलियन बोनापार्ट, डे गाल, मार्टिन लूथर, चर्चिल, कार्ल मार्क्स, मदर टेरेसा, ये लिस्ट खत्म होने वाली नहीं है। इन सब लोगों को अकेलेपन ने पाला है। ये लोग एकांत से डरते नहीं थे।
देखो, कामयाब होने के लिए स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है, और अकेले रहकर तुम ये दिखाते हो कि ये मेरी जिंदगी है, ये मेरे कंट्रोल में है, इसे कोई बॉयफ्रेंड, कोई गर्लफ्रेंड, दोस्त, भाई बहन या माँ बाप कंट्रोल नहीं कर सकता। जब तुम अकेले रहते हो तो तुम खुद पर अपनी सत्ता दर्शाते हो। जब तुम अपने किसी दोस्त से कहते हो कि देखो यार, मैंने पढ़ाई करनी है, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे अकेला छोड़ दो, तो ये नजर आता है कि तुम कितने इंडिपेंडेंट हो। ये लाइन इतनी ताकतवर है कि इसे बोलते ही तुम्हें अपने अंदर एक शक्ति का संचार महसूस होगा। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुमने किसी को हरा दिया हो। मैं अकेला रहना चाहता हूं। जैसे ही तुम ये उद्घोषणा करते हो, सुनने वाले के होश उड़ जाते हैं। तुम्हारे दोस्त को समझ में नहीं आता कि तुम अकेला क्यों रहना चाहते हो, क्योंकि वो आम आदमी है, और आम आदमी अकेलेपन से डरता है, वो बोर हो जाता है। जो लोग अकेलेपन को बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो लोग बदकिस्मती से ज्ञान के उस सागर से अनजान रह जाते हैं जो ईश्वर ने तुम्हें दिया है। अकेले रहने से हमारा दिमाग चीजों को आपस में जोड़ना शुरू कर देता है। तुम जो भी पढ़ोगे वो एक दूसरे के साथ जुड़ना शुरू हो जाएगा। तुम महसूस करोगे कि जैसे तुम्हें ABC याद है, 1 2 3 याद है, बस उसी तरह उतनी ही आसानी से तुम्हें IAS की किताबें याद हो रही हैं। तुमने देखा होगा कि हिंदू धर्म में सूर्य देव की बहुत महत्वता है। हिंदू लोग सूरज की पूजा क्यों करते हैं, सूर्य देव की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि सूरज एकांतता को दर्शाता है, गौरव को दर्शाता है, आत्मनिर्भरता को, ज्ञान को, रोशनी को और सत्य को दर्शाता है, रिप्रेजेंट करता है। सूरज अकेला निकलता है। हां, चांद तारे झुंड में निकलते हैं। सूरज गरिमा का प्रतीक है, उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, वो आजाद है। इसीलिए हिंदू लोग हर भगवान, चाहे वो गुरु नानक हो, ईसा मसीह हो, भगवान कृष्ण हो या मां लक्ष्मी हो, उनकी गर्दन के पीछे सूरज बना देते हैं। तुमने देखा होगा, हिंदुओं के किसी भी भगवान की फोटो देख लो, उसकी गर्दन के पीछे, उनके सिर के पीछे सूर्य बना होता है। सूरज दिखाने का मतलब है अकेला रहने वाला, रोशनी फैलाने वाला। ईसाई धर्म भी इस विचार को प्रोत्साहन देता है, समर्थन देता है। ईसाइयों ने संडे बनाया। संडे शब्द का मतलब होता है सूर्य का दिन, सन डे, सूरज का दिन। यानी एक दिन काम धंधा छोड़कर भीड़ भाड़ से दूर अकेले रहो, किसी अनजान रास्ते पर चल निकलो, किसी नए रास्ते से घर लौटो, जरा खुद से मिलकर आओ। देखना, तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुमने हजारों किताबें पढ़ ली हों। तुम कई सवालों के जवाब लेकर लौटोगे, तरोताजा, नई शक्ति से भरे हुए। संडे का मतलब अपने दोस्तों के साथ रहना नहीं होता। संडे का मतलब पार्टी में जाके डिस्को करना नहीं होता। संडे का मतलब होता है अकेले रहो, सूरज बनो। अगर कामयाब होना चाहते हो तो भीड़ का हिस्सा बनने की कोशिश मत करो। देखना, तुम्हारा दिमाग अकेलेपन में तुम्हें ऐसे ऐसे विचार देगा जो तुम खुद सोचकर हैरान हो जाओगे कि मैं इतना बढ़िया सोचता हूं। आइंस्टाइन, मार्कोनी, मैडम क्यूरी जैसे आविष्कारकों ने स्वीकार किया है कि उनकी हर खोज अकेलेपन में किसी बिजली की तरह उनके दिमाग में कौंध जाती थी। अचानक, अपने आप। तुम किसी भी साइंटिस्ट की बायोग्राफी पढ़ो, वो आपको बताएगा, मुझे नहीं पता, मैं अकेला घूम रहा था, उदास बैठा था या सोया हुआ था, अचानक मेरे दिमाग में ये आइडिया ना जाने कहां से आ गया और मैंने उस चीज की खोज कर ली। क्योंकि जब हमें पता नहीं होता तब भी हमारा दिमाग टुकड़ों को आपस में जोड़ रहा होता है, कई नए रास्ते खोज रहा होता है, कई गहराइयों में उतर रहा होता है। दिमाग को काम करने के लिए सिर्फ 2 चीजें चाहिए होती हैं, अकेलापन और स्पीड। तेजी से सोचो, जो करना है तेज करो, पढ़ना है तेज पढ़ो। बहुत से लोग अपनी स्पीड को बढ़ाने की बजाय अपने दिमाग का कंसंट्रेशन टाइम बढ़ाने में लगे रहते हैं। जैसा मैंने तुम्हें बताया कि किसी का कंसंट्रेशन टाइम 30 सेकंड होता है, किसी का 1 मिनट होता है, किसी का 10 मिनट होता है, 5 मिनट होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो अपना कंसंट्रेशन टाइम बढ़ाने की कोशिश करते हैं। वो बेचारे कभी योगा करते हैं, कभी मेडिटेशन करते हैं। देखो, पहली चीज, कंसंट्रेशन टाइम को कभी बढ़ाया नहीं जा सकता। अगर आपका कंसंट्रेशन टाइम 30 सेकंड का है तो वो 31 सेकंड का नहीं हो सकता, वो 40 सेकंड का नहीं हो सकता, वो 30 सेकंड ही रहेगा। और इसके कम या ज्यादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 मिनट या 30 सेकंड तो मैं यूं ही समझाने के लिए कह रहा हूं, जबकि एक बढ़िया दिमाग का कंसंट्रेशन टाइम 15 सेकंड भी हो सकता है, 10 सेकंड भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
कंसंट्रेशन टाइम ज्यादा हो कम हो उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे पास जितना कंसंट्रेशन टाइम है उसी में तुम कमाल कर सकते हो। ठीक है, कुछ लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं, उनका कंसंट्रेशन टाइम 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट भी होता है, लेकिन वो सब लोग कामयाब तो नहीं होते ना। कामयाब सिर्फ वही लोग होते हैं जिनकी स्पीड ज्यादा होती है, जो लगातार मेहनत करते हैं। उन लोगों का कंसंट्रेशन टाइम 50 सेकंड या 30 सेकंड ही था जिन लोगों ने इस दुनिया को कुरान, बाइबल या भागवत गीता जैसे हीरे दिए हैं। कंसंट्रेशन टाइम जितना कम होगा, भटकने का टाइम उससे भी आधा होगा, अगर तुम मेरी बात को समझ सको तो। अगर तुम्हारा कंसंट्रेशन टाइम 30 सेकंड का है तो उसके भटकने का टाइम 12 या 15 सेकंड ही होगा, यानी तुम भटकोगे कम और लगातार काम कर सकोगे। अगर तुम्हारा कंसंट्रेशन टाइम 15 मिनट है तो जानते हो तुम कितने मिनट भटकोगे? 7 मिनट भटके रहोगे। कंसंट्रेशन टाइम जितना छोटा हो, तुम्हारी स्पीड उतनी ही तेज होती है। खैर, तीसरी और सबसे जरूरी बात, अपने दोस्त बहुत सोच समझ कर चुनो। यहां पर दोस्त का मतलब तुम्हारे साथ कंचे या गुल्ली डंडा खेलने वाले दोस्त नहीं। तुम आईएएस की तैयारी कर रहे हो, यहां पर दोस्त का मतलब है सिर्फ 2 किस्म के लोग। एक वो जो तुम्हें आईएएस बनने में तुम्हारी मदद करेंगे, और दूसरे वो जो तुम्हें आईएएस बनने से रोकेंगे। अच्छे दोस्तों में आते हैं तुम्हारे सीनियर्स जो तुमसे पहले से तैयारी कर रहे हैं, और ऑफ कोर्स तुम्हारे टीचर्स, तुम्हारे ट्रेनर्स। उनके टच में रहो और हमेशा अपडेट्स लेते रहो। देखो आजाद, यहां तुमने कहा है कि मेरा भाई अपनी जिंदगी के 9 साल बर्बाद करके आया है दिल्ली में। तुम्हारे भाई के एक्सपीरियंस तुम्हारे काम आएंगे, अच्छे भी और बुरे भी। अब बुरे दोस्तों के बारे में सुनो जिनसे बचकर रहना चाहिए। ये लोग वो होते हैं जो अपने घर वालों से ये झूठ बोलकर आए होते हैं कि मैं आईएएस की तैयारी करने जा रहा हूं, और दिल्ली पहुंच जाते हैं। और दिल्ली जैसे शहरों में ये लोग पढ़ाई के अलावा और सब कुछ करते हैं। इनका 90% टाइम गुजरता है पार्टीज करने में, अपने फ्लैट में दोस्तों को बुला लेते हैं, जमाने भर का नशा करते हैं। और ये मत सोचो कि लड़कियां इन कामों में पीछे हैं। अफसोस की बात यह है कि लड़कों से ज्यादा लड़कियां इस खेल में बर्बाद होती हैं। इसका कारण शायद यह है कि जिस छोटे शहर से वो आई होती हैं, वहां उन्होंने इतनी आजादी पहले कभी नहीं देखी होती। तो वो आती तो हैं दिल्ली में आईएएस ऑफिसर बनने के लिए, मगर बन कुछ और ही जाती हैं। तुम्हें अपने दोस्त बहुत सोच समझ कर चुनने चाहिए, इसीलिए घटिया दोस्तों से दूर रहना चाहिए। और उन घटिया दोस्तों की क्या निशानी है, बड़े ध्यान से सुनो। इन लोगों की पहली निशानी यह होती है कि ये लोग कहीं पर भी अकेले नहीं जाते, तुम्हें साथ लेकर जरूर जाएंगे। अगर इन्हें गली के नुक्कड़ तक एक माचिस खरीदने भी जाना है तो ये लोग तुम्हारे कमरे में आकर कहेंगे, चल यार माचिस लेने चलते हैं, साली माचिस खत्म हो गई। अगर तुम आगे से कहोगे तू जा यार माचिस ले आ, मैं पढ़ रहा हूं, तो ये कहेंगे अबे चल ना, 5 मिनट पढ़ाई नहीं करेगा तो पहाड़ थोड़ी ना टूट पड़ेगा। और ये तुमसे तुम्हारी किताबें छुड़वाकर तुम्हें साथ ले जाते हैं। और मैं तुम्हें बता दूं कि गलती इनकी नहीं है, गलती तुम्हारी है जो तुम अपनी किताब छोड़कर इनके साथ माचिस लेने चले जाते हैं। अरे जब तुम ही अपनी पढ़ाई की तरफ रिस्पेक्ट और डेडिकेशन शो नहीं करोगे तो कोई और क्यों करेगा? अगर तुम खुद ही अपने वक्त की कदर नहीं कर रहे हो तो किसी और से क्यों उम्मीद करते हो कि वो तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा? लेकिन तुम भी चल पड़ते हो कि दोस्त का दिल ना टूट जाए। लोग उसी को माचिस लेने साथ लेकर जाते हैं जो चल पड़ता है। ऐसे घटिया दोस्तों की दूसरी निशानी यह होती है कि ये लोग मेहनत करने से ज्यादा रिलैक्स होने के तरीके जानते हैं। इन्हें रिलैक्स होने के सारे तरीके पता होते हैं। ऐसे लोगों को मैंने नाम दिया है IRS, इंडियन रिलैक्स सर्विसेज। ये लोग तुम्हें किसी फिलोसफर की तरह समझाएंगे कि देख भाई, वी आर ऑफिसर्स, हम लोग आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये जो आसपास कीड़े घूम रहे हैं ना, हम इन जैसे लोग नहीं हैं। ये ले पकड़, एक सूटा लगा पहले तो, और मेरी बात ध्यान से सुन। पढ़ पढ़कर दिमाग का दही हो जाता है, इसीलिए दिमाग को रिलैक्स करना बहुत जरूरी है। और इसका सबसे आयुर्वेदिक तरीका है शराब पीना। तुम कहोगे यार शराब तो बड़ी गलत चीज होती है, ये कहेंगे अबे शराब बहुत अच्छी चीज होती है। डॉक्टर लोग भी बोलते हैं कि दिन में 2 पैग लगाना मेडिसिन की तरह काम करता है। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि दुनिया का कोई डॉक्टर ऐसा नहीं कहता। ये शराब बनाने वालों की और बेचने वालों की फैलाई हुई बातें हैं। तुम दुनिया के किसी भी डॉक्टर से पूछ लो, अगर वो डॉक्टर खुद शराब नहीं पीता तो वो आपको कहेगा नहीं शराब मत पियो, 1 पैग भी मेडिसिन की तरह काम नहीं करता, आधा पैग भी मत पियो, बिल्कुल शराब मत पियो। कभी ये घटिया दोस्त
तुम्हें मैरिजुआना यानी चरस पीने के फायदे बताएंगे। कहेंगे अबे ये बहुत ही नेचुरल होती है, इसे पीने से दिमाग बहुत जल्दी रिलैक्स हो जाता है और कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। कई देशों में तो ये लीगल है। कभी कहेंगे पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा घूमना फिरना भी चाहिए, दोस्तों से मिलो, गप्पे मारो। सारा दिन पढ़ते रहने से भी दिमाग पर बुरा असर पड़ता है, इसीलिए दिन भर पढ़ो, शाम को किसी डिस्को में जाकर थोड़ा सा डांस करो, रिलैक्स हो जाओ, सारी थकावट उतार आओ। देखो मैं तुम लोगों को एक बात बताता हूं, बड़े ध्यान से सुनना। इंसानी दिमाग इतना ताकतवर होता है कि अगर तुम 500 बार भी आईएएस क्लियर कर लो तब भी नहीं थकता। दिमाग की थकावट सिर्फ एक वहम है, और ये वहम वो लोग फैलाते हैं जो रिलैक्सेशन बेचते हैं। ये लोग तुम्हें यकीन दिला देते हैं कि दिमाग परेशान हो जाता है, थक जाता है, थोड़ा सा आराम कर लो, थोड़ा सा नशा कर लो, थोड़ी सी पार्टी कर लो। इनकी बातें सुन सुनकर तुम्हें थकावट होने लग पड़ती है, नहीं तो इंसानी दिमाग कभी नहीं थकता। अपने दिमाग को सिर्फ वहम से बचाकर रखो, कभी मार नहीं खाओगे। मैं दोहरा दूं कि अगर दिमाग को किसी चीज में दिलचस्पी है तो वो उसके बारे में सोचने में 3 दिन से लेकर 3 महीनों तक उलझा रहता है। मान लो तुम्हें कुत्ते पालने का शौक है, तुम घर लौट रहे हो, रास्ते में तुमने किसी अमीर आदमी के पास कोई विदेशी कुत्ता देख लिया। तुम्हारा दिमाग कुत्ते में दिलचस्पी रखता है, इसीलिए वो उसके बारे में लगातार सोचता रहेगा। और ऐसा नहीं है कि तुम पढ़ नहीं पाओगे, तुम पढ़ोगे। कॉन्शियसली तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे पा रहे हो, लेकिन मेरे दोस्त तुम्हारा दिमाग तुम्हें धोखा दे रहा है। तुमसे छुपकर तुम्हारा दिमाग सिर्फ कुत्ते के बारे में सोच रहा है। इस बात को तुम ज्यादा अच्छी तरह समझ पाओगे दूसरी एग्जांपल से। मान लो तुम्हारा कोई दोस्त तुम्हें सुबह 8 बजे फोन करता है और फोन करके कहता है कि मेरे भाई आज रात को मेरे घर में पार्टी है, तू ठीक 8 बजे पहुंच जाना, दारू शारू पियेंगे, डांस वांस करेंगे। तुम सोचते हो ठीक है, रात को 8 बजे पार्टी पर जाना है, तब तक मैं जरा पढ़ाई कर लेता हूं। नहीं मेरे लल्लू, अब तुम पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि अब तुम्हारा दिमाग भविष्य में उलझ जाएगा। दरअसल तुम पढ़ने की बजाय खुद को मानसिक रूप से तैयार करने में लगे रहते हो पार्टी में जाने के लिए। पार्टी एक दिलचस्प चीज है, इसीलिए तुम्हारे दिमाग का 90% हिस्सा बस इन्हीं चीजों को सोचने में लगा रहेगा कि मैं पार्टी में क्या पहनकर जाऊं, वहां कौन कौन आएगा, हम लोग क्या क्या करेंगे। अरे ऐसे दोस्तों से बचो और ऐसी प्लानिंग से भी बचो। बहुत से लोग कभी आईएएस ऑफिसर नहीं बन पाते क्योंकि वो लोग इन्हीं सपनों में खोए रहते हैं कि मैं आईएएस बनने के बाद क्या क्या करूंगा, मैं ये वाली गाड़ी खरीदूंगा, मैं उस होटल में जाऊंगा। देखो भाई, सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये सपने बंद कमरे में देखो, क्योंकि वहीं ये सपने पूरे भी होंगे। जिसे तुम लोग थकावट समझते हो वो दरअसल कंफ्यूजन होती है या फिर बोरियत। कंफ्यूजन इसीलिए होती है क्योंकि ज्यादातर बच्चे आईएएस की तैयारी के लिए बाजार में अवेलेबल सारी किताबें खरीद लेते हैं। वो अपने कमरे को एक लाइब्रेरी बना लेते हैं। अरे यार, एक सब्जेक्ट के लिए 1 या 2 किताबें काफी होती हैं। सिलेबस को अच्छी तरह पढ़ो, जो आएगा उसी में से आएगा। पुराने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। अच्छा, तुमने देखा होगा गरीब कैंडिडेट्स, वो लड़के या लड़कियां जो ज्यादा किताबें नहीं खरीद पाते, अक्सर पास हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि लिमिटेड सोर्स हमेशा तुम्हें अच्छा रिजल्ट देते हैं। लिमिटेड सोर्स हमेशा तुम्हें कामयाबी की तरफ ले जाते हैं। खैर, आज के लिए इतना काफी है। मैं हाइलाइट्स दोहरा देता हूं। पहली चीज है सन्यासी पद्धति, यानी बंद कमरे का कॉन्सेप्ट। खुद को एक कमरे में बंद कर लो, अपनी आंखों और कानों को कोई एंटरटेनमेंट मत दो। डरो मत, तुम पागल नहीं होवोगे। पागल होना इतना आसान नहीं है। दूसरी चीज, उठते ही पढ़ना शुरू कर दो। तीसरी चीज, अपने पढ़ने की स्पीड बढ़ाओ, हर रोज बढ़ाओ। चौथी चीज, घटिया दोस्तों, नशों और पार्टी से बचो। अरे भाई, एक बार आईएएस बन गए तो फिर पार्टीज ही पार्टीज हैं यार। कोई लाख समझाए शराब मत पीना, चरस मत पीना। खुद सोचो बच्चे, ये चीजें सीधा दिमाग और याददाश्त पर असर करती हैं। नशीली चीजों का काम ही होता है याददाश्त खत्म करना। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो आईएएस ऑफिसर नहीं बन पाए क्योंकि वो शराब पीते थे, पार्टीज में उलझे रहते थे। वो मेरे दोस्त थे, मेरे साथी थे, मैं उन्हें समझाता था कि शराब मत पियो, लेकिन वो लोग आगे से मुझे समझाते थे। वो कहते थे, देख भाई, मुझ पर शराब का कोई असर नहीं होता, मैं जितनी मर्जी पी लूं फिर भी पढ़ सकता हूं।
आपके आसपास भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जो आपको सारा दिन यही बताने में लगे रहते हैं कि उन पर नशा असर नहीं करता, वो जितनी मर्जी शराब पी लें उनको उतना असर नहीं होता जितना दूसरे लोगों को होता है। ऐसे बेवकूफों से ये दुनिया भरी पड़ी है। और अब आखिरी बात, आज जो कुछ मैंने बताया है वो सिर्फ सिविल सर्विसेज के कैंडिडेट्स के लिए है, स्कूल के बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है। स्कूल के बच्चों को घूमना फिरना चाहिए, खेलना कूदना चाहिए और थोड़ा सा वक्त बचे तो पढ़ भी लेना चाहिए। क्योंकि मैं जानता हूं यहां पर ऐसे बहुत से माँ बाप बैठे हुए हैं जो अपने बच्चे को गर्दन से पकड़ेंगे और सीधा घर जाकर एक कमरे में बंद कर देंगे और कहेंगे चुपचाप सन्यासी पद्धति से पढ़ाई करो और आईएएस ऑफिसर बनकर ही बाहर निकलना। ऐसे नालायक माँ बाप भरे पड़े हैं इस देश में, बच्चों पर जुल्म करते हैं। हरामजादों, अपनी जवानी में कभी पढ़ाई नहीं की? जब तुम्हारा बाप तुम्हें कहता था पढ़ाई कर लो तब तुम्हें इश्क हो गया था, तब तुम्हें प्यार हो गया था, तब लौंडियाबाजी से फुर्सत नहीं मिलती थी तुम्हें। और अब छोटे छोटे बच्चों पर पढ़ाई का बोझ डालते हो, उन्हें डराते हो, मारते हो ताकि वो तुम्हारा सपना पूरा कर सकें। जिस सपने को पूरा करने की हिम्मत तुम्हारे अंदर नहीं थी उसकी उम्मीद अपने बच्चों से भी मत करो। आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों, आप मुझे फोन कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक फोन नंबर डायल करना है, अपनी कॉल अपॉइंटमेंट बुक करवानी है और आपकी सीधा मुझसे बात होगी। फोन नंबर है +91 9888842033। अगर आप नए रिश्ते बनाना चाहते हैं या पुराने रिश्तों को टूटने से बचाना चाहते हैं तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं कि अपने सपनों को कैसे पूरा किया जाए, कम से कम बजट में अपने बिजनेस को आसमान की ऊंचाइयों तक कैसे पहुंचाया जाए, तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। चाहे आप ऑफिस पॉलिटिक्स से परेशान हो, अपनी बिगड़ी हुई इमेज सुधारना और लोगों को अपना दीवाना बनाना चाहते हो, किसी धार्मिक गुत्थी को सुलझाना हो या ज्योतिष के किसी मामले में सहायता की जरूरत हो, चाहे किसी कंपटीशन की तैयारी हो, किसी गंदी आदत से छुटकारा पाना चाहते हो या किसी दिमागी परेशानी से गुजर रहे हो, तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। ये मत सोचिए कि जब मुझसे मिलेंगे तब जाकर अपनी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। अरे भाई, अपना वक्त बचाओ। हम एक नए युग में जी रहे हैं। ये इंटरनेट का जमाना है, ये टेलीफोन का जमाना है। फोन करो, जितनी जल्दी फोन करोगे प्रॉब्लम सॉल्व होने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। मैं अपना फोन नंबर दोहरा देता हूं, यह है +91 9888842033।